digoxin, this is the drug molecule which is previously used too frequently in a patient of the heart failure. ये बहुत फेवरेट ड्रग था काफी साल तक, आज भी है, बट इट इज नॉट द चॉइस ऑफ थेरेपी, फर्स्ट लाइन ड्रग इन हार्ट फेल्यूर, बट स्टिल इट इज यूज्ड बाय मेनी कार्डियोलॉजिस्ट. हम लोग देखेंगे डिगॉक्सिन के बारे में कि इसको कब यूज करना है, हाउ इट वर्क्स, इसका पैथोफिजियोलॉजी कैसा है, एंड हाउ इट वर्क्स इन अ हार्ट फेल्यूर. कौन से पेशेंट को देना है, कौन से पेशेंट को नहीं देना है, विल सी इन दिस लेक्चर्स. सो फर्स्ट, हमें सबको पता है डिजिटालिस, फॉक्सग्लो फैमिली हमने पढ़ा हुआ है हमारे सब्जेक्ट में, सो इट इज नॉट न्यू फॉर अस, डिजिटालिस एंड फॉक्सग्लो. डेफिनेशन, हम लोग पहले हार्ट फेलियर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ ले लेंगे. दिस इज नॉट अ टॉपिक ऑफ फार्माकोलॉजी, बट इट कम्स in a heart failure as a digoxin. Definition: a state in which the heart cannot provide sufficient cardiac output to satisfy the metabolic need of the body. मतलब हार्ट फेलियर मतलब इट इज नॉट लाइक MI इससे में इज अ डिफरेंट थिंग, है ना. हार्ट फेलियर में क्या हो जाएगा, इसका कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा. एंड हार्ट अटैक में क्या हो जाता है, व्हाट हैपेंस इन हार्ट अटैक या myocardial infarction, the coronary artery get blocks, we know that. And what is the congestive cardiac failure या heart failure को medically term में we can say as a congestive cardiac failure because of क्या हो जाता है, जब हार्ट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता या फिर उसका पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अगर कम हो जाएगा, तो जो ब्लड है दैट, एक सेकेंड, किसका फोन है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं होने के कारण, उसका आउटपुट कम होने के कारण ऑल जो पीछे लंग्स में प्रेशर बढ़ जाएगा एंड दैट डेवलप क्रेपिटेशंस इन द लंग या फिर प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा. एंड दैट इज कॉल्ड द बैक प्रेशर. बैक प्रेशर के कारण, फॉरवर्ड प्रेशर फेल्यूर होने के कारण पीछे लंग्स में प्रेशर ज्यादा आएगा एंड दैट लीड्स कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर. तो दिस इज द आउटपुट फेल्यूर. जो कार्डियक आउटपुट सेटिस्फाई नहीं हो पाता है because of the pumping failure. It is commonly termed as a congestive heart failure since symptoms of increased venous pressure are often prominent. Etiology: it is common endpoint for many diseases of a cardiovascular system. It can be caused by, किस कारण हो सकता है या क्या क्या है, एक तो inappropriate workload, वॉल्यूम या प्रेशर ओवरलोड. कभी कभी सपोज आपके पास कोई पेशेंट आया एंड आपने रात भर में उसको 5-6 सलाइन लगा दी, दैट कॉज द वॉल्यूम ओवरलोड, और वॉल्यूम ओवरलोड के कारण भी पेशेंट CCF कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में जा सकता है. रिस्ट्रिक्टेड फिलिंग, अगर कहीं रिस्ट्रिक्शन जैसे कंस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, अगर प्रॉपर डायस्टोल प्रॉपर अगर हार्ट रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, उसके कारण भी CCF में पेशेंट जा सकते हैं. या मायोसाइट लॉस बिकॉज ऑफ द हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के कारण अंदर के मायोसाइट्स अगर डैमेज हो गए, उस कारण भी पेशेंट CCF में या हार्ट फेलियर में जा सकता है. कॉजेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, वही कॉजेस है जिसको थोड़ा सा इलेबोरेट किया है. दैट इज अ वॉल्यूम ओवरलोड में क्या क्या आएगा फिर, वॉल्यूम ओवरलोड, रिगर्जिटेशन ऑफ द वॉल, हाई आउटपुट स्टेटस, प्रेशर ओवरलोड जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, या फिर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, लॉस ऑफ मसल पोस्ट MI, हार्ट अटैक के बाद अगर कहीं मायोकार्डियम डैमेज हो गया है, क्रोनिक इस्चेमिया है, कनेक्टिव टिश्यू डिसीजेस है, इन्फेक्शन, पॉइजन्स, रिस्ट्रिक्टेड फिलिंग, किसी वजह से अगर फिलिंग नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, वेंट्रिकल में जितना ब्लड आना चाहिए उतना नहीं आ पा रहा है, तो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी जिसको बोलते हैं, या टैकियारिथमिया है पेशेंट को. तो ये आपको अगर पूछते हैं हार्ट फेल्यूर में, तो आपको ये सारे रीजंस लिखने हैं कि कौन कौन से रीजन से पेशेंट को कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर हो सकता है या हार्ट फेल्यूर में पेशेंट जा सकता है. These are all the conditions. मेन कॉजेज क्या है, मेन कॉजेज जैसे कि पेशेंट हमें अपने OPD में जो देखने को मिलते हैं, अगर कोई पेशेंट आपके पास आया, और अभी काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं ऐसे, जो मोस्टली मैं तो देख रहा हूँ पेशेंट जो सपोज किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पेशेंट OPD में आ रहा है, मोस्टली जिनका एज 60 के ऊपर है, उनको लग रहा है कि उनको कोरोना हुआ है या फिर कोई लंग डिसीजेस है, बट उनको प्रॉपरली आप उनका एग्जामिनेशन करो, दे फाउंड एज अ हाइपरटेंसिव पेशेंट, ओल्ड एज अबाउ 60, जिन्होंने कभी ट्रीटमेंट नहीं लिया है, और उनको आप उसका ऑस्कल्ट करके देखते हो तो बेस में क्रेपिटेशंस आपको मिलते हैं. तो ऐसे पेशेंट मोस्टली टाइप 2 डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग में आपको मिलेंगे.
उनका इको कराओ कार्डियोमायोग्राफी मिलेगा, या एक्सरे कराओ तो उसमें आपको कार्डियक शैडो आपको बड़ी दिखेगी। तो मोस्टली 60 अबव पेशेंट अभी के दिनों में ओपीडीज में आ रहे हैं ऐसे पेशेंट। मेन कॉजेस कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस, हाइपरटेंशन, वेल्वुलर हार्ट डिसीज, कार्डियोमायोपैथी एंड कोर पल्मोनरी, ये सारे कंडीशन हैं जिसमें पेशेंट बहुत इजीली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में लैंड हो सकते हैं अगर पेशेंट को इनमें से कोई भी कंडीशन है तो आपको थोड़ा सा सिस्टमिक एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं बॉडी में, या फिर क्या क्या चेंजेस होते हैं जब पेशेंट CCF में जाता है। जैसे बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ फेवरेबल चेंजेस आते हैं, कुछ अनफेवरेबल चेंजेस आते हैं। तो व्हाट इज द फेवरेबल चेंजेस जो बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है व्हेन पेशेंट लैंड अप इन द कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर? क्या क्या होता है? इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी, मतलब जैसे पेशेंट का किसी कारण आउटपुट अगर कम जा रहा है, मतलब जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया या हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है, तो बॉडी को सिग्नल जाएगा एंड बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म में क्या करेगी, हार्ट रेट बढ़ा देगी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगी, वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, उसके कारण इंक्रीज वेनस रिटर्न होगा और इंक्रीज फिलिंग होगा। मतलब बॉडी खुद को ठीक करना चाहती है, बट कुछ अमाउंट में ठीक हो जाते हैं, कुछ अमाउंट में ठीक नहीं होते, तो जो नहीं होते उनके लिए दवाई की जरूरत है। बट दिस इज द फेवरेबल इफेक्ट। न्यूरो हार्मोनल चेंजेस में क्या होगा, जैसे पेशेंट को अगर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में लैंड हो रहा है तो उसकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी ट्रिगर हो जाएगी। हमको पता है कौन आया, सिंपैथेटिक एक्टिविटी जब ट्रिगर होती है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी जब ट्रिगर होती है, हमने देखा है, पढ़ा है सिंपैथेटिक सिस्टम में, सिंपैथेटिक एक्टिविटी जब ट्रिगर होती है तब हार्ट रेट बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, तो वेनस रिटर्न भी बढ़ेगा, वेंट्रिकुलर फिलिंग भी बढ़ेगा। तो दिस इज ऑटोमेटिकली हैपन इन द बॉडी, एक लिमिट तक ये ठीक करेगा। सेकंड क्या होगा बॉडी में, इंक्रीज रेनिन एंजियोटेंसिन। क्यों होगा? रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कब एक्टिवेट होता है? हमको पता है कि जब किडनी को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, जब कार्डियक आउटपुट ही कम है, जब हार्ट से पंप ही कम हो रहा है, तो किडनी के पास भी कम ब्लड सप्लाई जाएगा, कम ब्लड जाएगा, तो दैट अल्टीमेटली एक्टिवेट योर रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। और हमको पता है रेनिन एंजियोटेंसिन का काम क्या है, इट डू सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, ये सॉल्ट और वाटर को बाहर बॉडी से बाहर नहीं निकलने देता है। एंड एंजियोटेंसिन वी नो इट इज अ वैसोकंस्ट्रिक्शन, तो ये वैसोकंस्ट्रिक्शन करेगा, ब्लड को वेसल्स को थोड़ा टाइट रखेगा। अल्डोस्टेरोन सेम मैकेनिज्म, इट ऑल्सो ये भी सॉल्ट और वाटर को बॉडी में रिटेन करके रखते हैं। इंटरल्यूकिन एंड एंडोथिलिन का इतना कुछ रोल नहीं है। मेन ये तीन चीजें, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है बॉडी में, रेनिन एंजियोटेंसिन बढ़ता है, एंड अल्डोस्टेरोन वैसोप्रेसिन की एक्शन बढ़ती है जब पेशेंट कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में जाते हैं। तो आप पैथोफिजियोलॉजी हैपन इन द बॉडी, अगर ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आता है हार्ट फेलियर, राइट अबाउट द हार्ट फेलियर, तो ये आपको 3 पॉइंट तो भी लिखने पड़ेंगे। वेरी इजी, बहुत इजी है हार्ट फेलियर ये टॉपिक, इसके ड्रग्स भी बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए आया तो अच्छी बात है। और ये पूछा है इसके पहले हार्ट फेलियर के बारे में। क्लासिफिकेशन आपको लिखना है, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन, NIHA क्लासिफिकेशन ऑफ द हार्ट फेलियर, क्लास 1, 2, 3 एंड 4, 4 ही क्लास है। पहला तो हमको पता है नो लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, पेशेंट उनको कुछ फर्क, उनको इतना थोड़ा चल भी लिए, वॉकिंग कर लिए, सीढ़ी चढ़ लिए, तो भी इतने कुछ चेंजेस नहीं दिखते पेशेंट में। क्लास 2 में स्लाइट लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, उनको बहुत ज़्यादा नहीं चढ़ने देना है, पहाड़ों पे गए तो उनको डिस्निया हो जाता है या क्रेपिटेशन होना शुरू हो जाते हैं या ब्रेथलेसनेस फील करते हैं। क्लास 3 में क्या, थोड़ा सा भी बेड से उठ के थोड़ा भी वॉशरूम तक गए तो उनको ब्रेथलेसनेस शुरू होगा, तो इट इज मार्क लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। क्लास 4 में अनेबल टू कैरी आउट फिजिकल एक्टिविटी, मतलब ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे, दिस इज द क्लास 4, दिस इज द NIHA क्लासिफिकेशन। एंड न्यू क्लासिफिकेशन क्या बोलते हैं, जो अभी नया क्लासिफिकेशन है हार्ट फेलियर का, व्हाट इट सेड, स्टेज, इसमें स्टेजेस है ABCD। ए सिम्टोमेटिक, असिम्टोमेटिक, विद नो हार्ट डैमेज बट हैव रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट फेलियर, ऐसे पेशेंट जिनको अभी तो कुछ सिम्टम्स नहीं है, जो आपके सामने बैठे हुए, इको कराया पेशेंट का, उनके वॉल में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इजेक्शन फ्रैक्शन ठीक है, एक्सरे चेस्ट देखा तो उसमें भी कुछ नहीं है, बट हैव रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट फेलियर। बट जैसे कि रिस्क फैक्टर मतलब पेशेंट का हाइपरटेंशन है, ऐसा कुछ तो भी रिस्क फैक्टर उनको जो इसमें CCF में लैंड हो सकते हैं। दे आर स्टेज 1, स्टेज A। स्टेज B असिम्टोमेटिक बट हैव साइन ऑफ स्ट्रक्चरल हार्ट, उनको सिम्टम तो नहीं है
जैसे कि पेशेंट आपके पास है असिम्टोमेटिक है, बट इको किया तो उसमें दिखा कि एओर्टिक वॉल में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट दैट कम इन स्टेज बी। या फिर डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग है। स्टेज सी में सिम्टम भी है और हार्ट में डैमेजेस भी है। और स्टेज डी में दिस इज द एंड स्टेज डिसीज, जो बेड से उतरे, जिनको ऑक्सीजन कंटिन्यू लगेगा, जिनको डायूरेटिक्स लगेंगे, या फिर जिनको पेसमेकर भी लगाना पड़ सकता है। टाइप ऑफ हार्ट फेलियर्स, उसके तो मोस्टली 4 क्लासिफिकेशन है, 4 दिया है किसी ने, बट अगर आपको शॉर्ट ही चाहिए तो दैट इज 2 ही है, एक डायस्टोलिक विद डिसफंक्शन या डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, एंड सेकंड इज द सिस्टोलिक डिसफंक्शन और सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। डायस्ट हमको पता है सिस्टोल एंड डायस्टोल, अगर डायस्टोल में कुछ प्रॉब्लम है तो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, सिस्टोल में कुछ प्रॉब्लम है तो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। फैक्टर एग्रेवेटिंग द हार्ट फेलियर, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हार्ट फेलियर को एग्रेवेट करती है? वी ऑल नो, अभी हमने देखा था थोड़े टाइम पहले, मायोकार्डियल इस्चेमिया और इन्फार्क्ट। डायटरी सोडियम एक्सेस, देखो हमने जब डायूरेटिक्स पढ़ा था उसमें एक लाइन थी, जैसे कि अगर आप डायूरेटिक्स ले भी रहे हो, लैसिक्स का टैबलेट खा रहे हो, बट आप सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, पेशेंट को आपने सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं बताया, तो दैट डायूरेटिक्स के टैबलेट इट्स इक्वल टू आप कुछ भी नहीं ले रहे, तो आपको सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करना ही है। अगर आप सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करते हो, बहुत बार पेशेंट को डायूरेटिक्स की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो डायटरी सोडियम एक्सेस होने के कारण भी फैक्टर एग्रीवेट हो सकते हैं, हार्ट फेलियर एग्रीवेट हो सकते हैं। एक्सेस फ्लूइड इनटेक, मेडिकेशन नॉन कॉम्प्लियंस, अरीथमिया, इंटरकरेंट इल्नेस, सपोज बीच में पेशेंट को कुछ इन्फेक्शन हो गया, जो अभी मोस्टली पेशेंट अगर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है। और एक चीज जो मैंने उस दिन भी ग्रुप में डाली थी कि हाउ दैट कोविड केसेस में क्यों देना चाहिए एस्प्रिन एंड क्लोपिडोग्रिल के बारे में, जो एंटी प्लेटलेट के बारे में। जैसे कि अभी जो चंद्रपुर में एक डॉक्टर की डेथ हो गई, ही डाइड बिकॉज ऑफ हिज कोविड पॉजिटिव, हिज गॉट कोविड पॉजिटिव एंड गॉट इस्चेमिक स्ट्रोक इन द, इस्चेमिक स्ट्रोक उनको हुआ था, एंड इस्चेमिक स्ट्रोक के कारण ही डाइड because of the ischemic stroke, not because of any रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन से नहीं उनकी डेथ हुई। दैट्स वाई कोई भी आपको पेशेंट मिलता है कोविड पॉजिटिव है, या आपके घर में भी किसी को लगता है कि सिम्टम्स है, सर्दी खांसी बुखार शुरू है, और कोई रिस्क नहीं है एंटी प्लेटलेट लेने की, मतलब कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है या फिर कोई ब्लीडिंग डिस्क्रेसिया नहीं है, तो स्टार्ट एस्प्रिन या फिर एस्प्रिन क्लोपिडोग्रिल शुरू करना चाहिए। तो दिस इज फैक्टर एग्रीवेटिंग हार्ट फेलियर। ये हो गया एंड अल्कोहल। ओके, सो वेयर वी आर, ये मैकेनिज्म है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हार्ट फेलियर में कैसे सिंपैथेटिक एक्टिविटी और रेनिन एक्टिविटी बढ़ती है। जैसे कि हमको पता है हार्ट फेलियर में कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, तो कैरोटिड साइनस फायरिंग कम हो जाएगी। जब कैरोटिड साइनस फायरिंग बंद हो जाएगी तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगी। और हमने अभी देखा कि सिंपैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट होती है तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड प्रीलोड बॉडी खुद ब खुद बढ़ाने का ट्राई करती है। दिस इज द इंक्रीज कार्डियक आउटपुट वाया कंपनसेशन। बट ये कभी कभी फिर भी कंपनसेट होने के बावजूद भी बॉडी की डिमांड पूरी नहीं कर सकता है। दिस इज द मैकेनिज्म हाउ बॉडी इटसेल्फ ट्राई टू रिकवर, है ना। ये बॉडी का खुद का मैकेनिज्म है कंपनसेशन। क्या होगा, कार्डियक आउटपुट कम हो गया, कार्डियक आउटपुट कम हो गया तो जो हमारा कैरोटिड साइनस है वहां पे प्रेशर कम आ गया, कैरोटिड साइनस में प्रेशर कम आया तो बॉडी ने अपना सिंपैथेटिक डिस्चार्ज बढ़ा दिया, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ा दी, तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड प्रीलोड बॉडी खुद बढ़ा रही है, तो बॉडी खुद को ठीक करती है। एक ये मैकेनिज्म जो मैंने अभी समझाया। सेकेंड मैकेनिज्म क्या होता है, ये तुमको लिखना है अगर शॉर्ट नोट आया या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आया। दिस इज द कंपनसेटरी मैकेनिज्म इन हार्ट फेलियर। उसके नीचे ये बना दो या फिर लिख दो। सेकेंड मैकेनिज्म रीनल, किडनी को ब्लड फ्लो कम हो गया, किडनी को ब्लड फ्लो कम हो गया तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज रेनिन रिलीज, रेनिन एंजियोटेंसिन, रेनिन पता है, रेनिन हमें पता है सोडियम और वाटर को पकड़ के रखता है, and angiotensin 2 is a potent vasoconstriction. Okay, this is going to happen in the body. So differential for heart failure क्या क्या है, क्राइटेरिया, कैसे आप डायग्नोसिस कैसे डायग्नोस करोगे हार्ट फेलियर को। माइनर, देयर इज 2 क्राइटेरिया, माइनर क्राइटेरिया ना मेजर क्राइटेरिया। माइनर क्राइटेरिया, लोअर लिम्ब पेशेंट को अगर आपको दिखा लोअर लिम्ब एडिमा है, नाइट कफ है, डिस्निया है, पैटोमेगाली है, प्लूरल इफ्यूजन है,
टैकीकार्डिया है, 120 के ऊपर हार्ट रेट है, वेट लॉस पेशेंट का हुआ 4.5 kg अप्रोक्सीमेट, और 5 डेज मैनेजमेंट। ये सिम्टम्स आपको दिखते हैं मोस्टली जो पेशेंट आते हैं उनको हमें मिलता है लेफ्ट लेग इडिमा, नाइट कफ एंड डिस्निया, पीएनडी, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया। ये है तो आप उसको एक बार इको करा के रूल आउट कर लीजिए। एंड व्हाट इज द मेजर क्राइटेरिया? Framingham's criteria for diagnosis of a heart failure, PND, paroxysmal nocturnal dyspnea अगर हो, उसको रात को सोते समय उठ के बैठना पड़ रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कॉफ आ रहा है, जनरली ऑकर्स एट अ नाइट, दिस कम इन अ मेजर क्राइटेरिया, दिस इज अ PND। उसका JVD अगर है जुगुलर वेन डिस्टेंशन, और JVD इज व्हेन इंक्रीज प्रेशर ऑफ सुपेरियर वेना कावा कॉजेज जुगुलर वेन बल्ज, जो जुगुलर वेन है वो बल्ज दिखेगी। अगर आपको ऐसा दिखता है, रेल्स है, क्रेपिटेशन है, कार्डियोमेगाली है, पल्मोनरी एडिमा, क्योंकि बैक प्रेशर के कारण हार्ट आगे फॉरवर्ड प्रेशर नहीं कर पा रहा है, तो सारा का सारा प्रेशर पीछे में लंग्स के ऊपर आएगा, उस कारण प्लूरल इफ्यूजन होगा, पल्मोनरी एडिमा होगा। S3 साउंड मिलता है, S1 जैसे कि S1 S2 लब साउंड के बाद S3 जो गैलॉप साउंड बोलते हैं, द हार्ट थर्ड हार्ट साउंड S3 इज आल्सो नोन एज अ वेंट्रिकुलर गैलॉप। ये MCQ में पूछते हैं कि आपको ये कौन से कंडीशन में मिलेगा, तो आंसर इज कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर। वेंट्रिकुलर गैलॉप occur just after S2. The S3 sound is actually produced by large amount of blood striking a very compliant left ventricle. Positive hepatic jugular reflex and increased venous pressure more than 16 cm। तो पहले के 3-4 इंपॉर्टेंट है S3 तक, एंड अगर ये आपको दिखते हैं तो आप सस्पेक्ट कर सकते हो पेशेंट इज ऑफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर या हार्ट फेलियर का। फॉर्म ऑफ हार्ट फेलियर जो मैंने आपको अभी बताया, सिस्टोलिक फेलियर एंड डायस्टोलिक फेलियर। उसके बाद भी कोई बुक में क्लासिफिकेशन दिया है, हाई आउटपुट फेलियर, जैसे कि प्रेगनेंसी में, एनीमिया में बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ गया तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो ज्यादा काम करने के कारण दिस इज द, उसको आउटपुट ज्यादा देना पड़ेगा, तो दैट कम्स इन अ हाई आउटपुट फेलियर। ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है या बॉडी को ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, तो दैट कम इन अ हाई आउटपुट फेलियर। एग्जांपल इज प्रेगनेंसी, एनीमिया एंड थायराइडोक्सिकोसिस। आप कभी भी देखेंगे एनीमिक पेशेंट में हार्ट रेट आपको ज्यादा मिलेगा। लो आउटपुट फेलियर, दिस इज एक्यूट एंड क्रोनिक। चेस्ट एक्सरे सबको पता है, एक्सरे में साइज एंड शेप ऑफ द हार्ट उसको देखना है, वो बड़ा हुआ दिखेगा, बूट शेप हार्ट, या फिर काफी पार्ट उसने कवर किया रहेगा एक्सरे में। एविडेंस ऑफ पल्मोनरी वेनस कंजेशन, डायलेटेड और अपर लोब वेन एंड प्लूरल इफ्यूजन। इको फंक्शन, इको करना है पेशेंट का। देन अवर आज का जो ये है मेन, हमें जिसको देखना है, डिजिटालिस वैसे यूज नहीं करते बट शॉर्ट नोट 3-4 बार पूछिए, तो डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड डिगॉक्सिन या डिजिटॉक्सिन। द रोल ऑफ डिजिटालिस हैज डिक्लाइंड समवॉट बिकॉज ऑफ द सेफ्टी कंसर्न। जो मैंने अभी कहा, पहले डिगॉक्सिन डिजिटालिस बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता था, बट अभी डायूरेटिक और मोस्टली एस इनहिबिटर्स आने के बाद डिजिटालिस का रोल काफी कम हुआ है, क्योंकि डिजिटालिस देने के बाद मॉर्टेलिटी में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट डिजिटालिस बहुत लोग यूज इसलिए करते हैं क्योंकि डिजिटालिस स्टार्ट करने के बाद पेशेंट का इंडोर हॉस्पिटलाइज करने का रेशियो कम होता है, बट डिजिटालिस के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। The role of digitalis has declined somewhat because of the safety concern. Recent studies have shown that digitalis does not affect the mortality in CHF patient, but causes significant reduction in hospitalization and reduction in symptom of heart failure. तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने का रेट एंड उसको रिडक्शन इन हार्ट फेलियर में, हार्ट फेलियर के सिम्टम्स उसके कम हो जाएंगे। So what is cardiac glycosides? Are a class of organic compound that increase the output force of heart and increase its rate of contraction by acting on the cellular sodium potassium ATPase pump। ये कैसा काम करता है ना, मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताऊंगा, बुक में बहुत लंबा चौड़ा है, I will let you know. The beneficial medical uses are the treatment for congestive heart failure and cardiac arrhythmia. मोस्टली डिगॉक्सिन का जो यूज है, एक कि ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एक सेकेंड कार्डियक अरिथमिया में डिजिटालिस का बहुत अच्छा रोल है। तो ये दो ही कंडीशन है जिसमें आपको डिजिटालिस के बारे में लिखना है।
तो कार्डियक अरिथमियाज में क्या लिखना, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द कंट्रोलिंग वेंट्रिकुलर रेट इन एट्रियल फिब्रिलेशन। ये थोड़ा सा लिख लो, ये इसमें लिखा हुआ नहीं है कि ये कार्डियक अरिथमिया में कैसा काम करता है। इट्स अ ड्रग ऑफ चॉइस इन कार्डियक अरिथमिया फॉर कंट्रोलिंग वेंट्रिकुलर रेट इन एट्रियल फिब्रिलेशन। पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन है तो उसका वेंट्रिकुलर रेट को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं डिजिटालिस। इट नॉट क्योर एट्रियल फिब्रिलेशन एंड नॉट रिवर्ट इट टू साइनस रिदम। मतलब ये एट्रियल फिब्रिलेशन को तो ठीक नहीं करता, ठीक है, और ना ही उसको साइनस रिदम में कन्वर्ट करता है। सिर्फ इसका काम क्या है कि वो वेंट्रिकल के रेट को कंट्रोल करे, और वेंट्रिकल अगर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होते रहेंगे तो पेशेंट जिंदा रहेगा। तो दिस इज द मेन यूज ऑफ डिजिटालिस इन एट्रियल फिब्रिलेशन या फिर कार्डियक अरिथमिया में। मोस्ट कॉमनली फाउंड एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन सेवरल प्लांट सच एज फॉक्सग्लो प्लांट, जो हमारा डिजिटालिस है हमें पता है, एंड हैव आल्सो बीन सजेस्टेड फॉर यूज इन अ कैंसर ट्रीटमेंट। डिजिटालिस कंटिन्यू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देखो ये कैसा काम करता है, इसकी डायग्राम में लेना भूल गया, चलो ठीक है, नो इशू। पॉजिटिव एनोट्रोपिक इफेक्ट बाय इंक्रीजिंग, है इसकी डायग्राम भी है, देखो पहले इसको पढ़ लेते हैं, मैं इसके बाद डायग्राम दिखाता हूँ। पॉजिटिव डिजिटालिस कैसा काम करता है, पॉजिटिव एनोट्रोपिक इफेक्ट बाय इंक्रीजिंग इंट्रासेल्युलर कैल्शियम एंड एनहांसिंग एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। देखो एक सबसे पहला काम, कोई भी चीज का कॉन्ट्रैक्शन करना है तो उसमें कैल्शियम की जरूरत होती है। अगर इंट्रासेल्युलर कैल्शियम ज्यादा रहेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा होगा। तो डिजिटालिस यही करता है, ये सेल के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन बढ़ाता है, और जो एक्टिन मायोसिन, जो हमारे मायोकार्डियम में, हार्ट में जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स है, उनका क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन को एनहांस करता है। दिस इज हाउ द डिजिटालिस वर्क, सिर्फ इतना याद रखो। और उसको अगर थोड़ा सा और डीप में जाके अगर पढ़ना है तो उसमें ये मैकेनिज्म है कि डिजिटालिस सोडियम पोटेशियम एटीपेज का जो पंप है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो एंजाइम है, उसको बाइंड करके उसको इनहिबिट कर देता है, ठीक है, इनहिबिट करता है, बस इतना याद रखो, बाइंड टू इनहिबिट सोडियम पोटेशियम एटीपेज। या इतना भी नहीं लिखना है तो इतना बोलना सिर्फ, इट इंक्रीजेस इंट्रासेल्युलर कैल्शियम एंड एनहांसिंग एक्टिन मायोसिन ब्रिज फॉर्मेशन, बस इतना लिख देना पैथोफिजियोलॉजी में डिजिटालिस की। ओके, देन इट इज अ वेगोटोनिक इफेक्ट। वेगोटोनिक मतलब वेगोटोनिक इफेक्ट नाम में ही मीनिंग है, मतलब वेगस नर्व को स्टिमुलेट करना, वेगस नर्व को ये करना, एक्टिवेट करना। तो हमको पता है वेगस, सपोज कोई पेशेंट को जिसको अरिथमिया होता है या टैकीकार्डिया होता है या सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है, तो उसको हम लोग वेगल मैन्योर देते हैं। मैंने वो वीडियो में दिखाया भी था आपको कि वेगल मैन्योर कैसा देना है। अगर आप वेगस नर्व को स्टिमुलेट करोगे, वेगस नर्व को दबाओगे, तो आपका हार्ट रेट कम होगा, हार्ट रेट लो हो जाएगा। तो सेम डिजिटालिस डू ओवर हियर। अगर कोई पेशेंट का अरिथमिया है, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं ना, एक तो ये हार्ट फेलियर में यूज होगा या कार्डियक अरिथमिया में यूज होगा, मतलब हार्ट रेट बढ़ गया है, तो ये डिजिटालिस पेशेंट के वेगस नर्व को स्टिमुलेट करके पेशेंट का हार्ट रेट को, अरिथमिया को या हार्ट रेट को कम कर देगा। एंड अरिथमोजेनिक इफेक्ट, और इसका एक साइड इफेक्ट है कि ये डिजिटालिस देने से पेशेंट को अरिथमिया भी हो सकता है। मतलब इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड स्टेटमेंट। पेशेंट का अरिथमिया तो ठीक करता ही है, बट ओवरडोज अगर हो गया तो पेशेंट को इससे अरिथमिया भी होते हैं, और ये हमारे साइड इफेक्ट में इज द मेन कंसर्न पॉइंट कि पेशेंट को कौन से अरिथमिया होते हैं, हम लोग देखेंगे। तो थेरापेटिक यूज में आपने सिर्फ ये 2 लाइन लिखना है, यू विल गेट अ फुल मार्क्स। थेरापेटिक यूज ऑफ डिजिटालिस कंपाउंड, फर्स्ट हार्ट फेलियर में, एक मेन यूज हार्ट फेलियर, सेकंड इज अरिथमिया। हार्ट फेलियर में कैसा काम करेगा, इंक्रीज द आइनोट्रॉप। देखो मैंने लास्ट टाइम समझा था व्हाट इज आइनोट्रॉप। आइनोट्रॉप मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे क्रोनोट्रॉप नहीं है, जैसे कि डोब्यूटामाइन या डोपामीन हो गया, ये आइनोट्रॉप और क्रोनोट्रॉप दोनों में आते हैं, डोपामीन वगैरह।
बट डिजिटालिस इज नॉट कम इन अ क्रोनोट्रॉप. क्रोनोट्रॉप मतलब हार्ट का रेट भी बढ़ाना. तो डिजिटालिस हार्ट रेट बढ़ा ही नहीं सकता क्योंकि वो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है. तो हमें, जैसे कि पेशेंट को अगर कोई पेशेंट है जिसका हार्ट फेल्यूर में है, तो हमें उसका हार्ट रेट नहीं बढ़ाना है. हार्ट रेट बढ़ गया तो उसको ऑक्सीजन की डिमांड और बढ़ेगी, तो पेशेंट और वर्स होगा. तो डोपामिन देने से कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर में अर्ली स्टेज में पेशेंट को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर उसको बिना ऑक्सीजन थेरेपी के दे रहे तो डिजिटालिस इज द आइनोट्रॉप. आइनोट्रॉप मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, नॉट द रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. तो आइनोट्रॉप बढ़ेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ेगा. इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ेगा तो प्रीलोड कम होगा एंड पल्मोनरी कंजेशन एंड इडीमा भी कम होगा. तो दिस इज हाउ डिजिटालिस वर्क. इतनी 4 लाइन आपको लिखना है और इसी लाइन को आपको 2-2 3-3 लाइन में थोड़ा सा लंबा करके लिख देना. अरिदमिया, अरिदमिया को कैसे कंट्रोल करता है? इट डिक्रीज द एवी नोडल कंडक्शन. जो ऐसे नोड से एवी नोड जो करंट जाते हैं तो एवी नोड का जो नोडल कंडक्शन है उसको लो कर देता है. एंड डिक्रीज वेंट्रिकुलर रेट इन एट्रियल फ्लटर एंड फिब्रिलेशन, जो मैंने अभी कहा था आपको लिखने के लिए. व्हाट इट डू? इट डिक्रीज द वेंट्रिकुलर रेट, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इट कंट्रोल द वेंट्रिकुलर रेट इन एट्रियल फ्लटर एंड फिब्रिलेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. डिजिटालिस टॉक्सिसिटी. अब पेशेंट को क्या टॉक्सिसिटी होगा, साइड इफेक्ट क्या होगा? कार्डियक मैनिफेस्टेशन, साइनस ब्रेडिकार्डिया हो सकता है या अरेस्ट भी हो सकता है क्योंकि वो ब्लॉक कर रहा है. एवी ब्लॉक हो, टाइम इज रनिंग आउट. एवी नोड, इट ब्लॉक्स द एवी नोड. एट्रियल टेकिकार्डिया विद एवी ब्लॉक. डेवलपमेंट ऑफ द जंक्शनल रिदम इन अ पेशेंट विद एट्रियल फिब्रिलेशन. प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स पीवीसी हो सकते हैं, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो सकता है या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी हो सकता है. इट इज अ डबल एज स्वॉर्ड. इसलिए डबल एज स्वॉर्ड बोलते हैं कि हार्ट रेट तो कम करता है बट कभी कभी पेशेंट इसका वीटी या वीएफ में भी जा सकता है. दैट्स व्हाई डिजिटालिस इज नॉट टू फ्रीक्वेंटली यूज्ड नाउअडेज बिकॉज ऑफ दिस साइड इफेक्ट. डिजिटालिस टॉक्सिसिटी ट्रीटमेंट क्या करना है? होल्ड द मेडिकेशन, स्टॉप करो, ऑब्जर्व करो. इन केस ऑफ एवी ब्लॉक और सीवियर ब्रेडिकार्डिया, एट्रोपिन फॉलोड बाय टेम्पररी पेसमेकर इफ नीडेड. In life-threatening condition arrhythmia, digoxin-specific Fab antibodies are there. Lidocaine and phenytoin could be used. Try to avoid DC cardioversion in non-life-threatening arrhythmia. बहुत बार डिजिटालिस के टॉक्सिसिटी के कारण अगर आपको वीएफ या वीटी हो रहा है तो उसमें शॉक नहीं देना है. थेरापेटिक यूज इन हार्ट फेलियर. तो अभी व्हाट इज द ट्रीटमेंट, हाउ पेशेंट इज सपोज टू बी ट्रीटेड, क्या गाइडलाइंस है? क्रोनिक सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है पेशेंट को, स्टार्ट सबसे पहले डायोरेटिक, अल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर मतलब एस इनिबिटर, उसके मतलब ये रामिप्रिल, लिसिनोप्रिल. फिर उसके बाद अगर उससे नहीं काम जमा तो पेशेंट को एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर मतलब लोसार्टान, टेलमिसार्टान, जिसके पीछे भी टैन आएंगे, ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है. उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स देना है, मेटाप्रोलॉल यू कैन यूज एक्सटेंडेड रिलीज. एंड उसके बाद अगर सोचना है तो दैट इज कार्डियक ग्लाइकोसाइड. तो अभी ये एस इनिबिटर के कारण तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड का नंबर सबसे पीछे में है. दिस इज हाउ द ट्रीटेड. सब पहले डायोरेटिक, फिर अल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, देन एस एंजाइम जैसे कि रामिप्रिल, मिनिप्रिल, लोसार्टान, atenolol, metoprolol, cardiac glycoside. This is how the patient to be treated nowadays. Pathophysiology of the heart failure. Systolic क्या होता है हार्ट फेलियर में? 5 मिनट है. Systolic dysfunction with reduced cardiac output and significantly reduced ejection fraction. अगर ejection fraction 45 से कम है, normal it should be more than 60. It is typical of the acute failure, स्पेशली दैट रिजल्टिंग फ्रॉम द मायोकार्डियल इंफाक्शन. बहुत बार पेशेंट को हार्ट अटैक आने के बाद उनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हार्ट का कम हो जाता है. डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग में क्या होता है? हाइपरट्रॉपी एंड स्टीफनेस ऑफ द मायोकार्डियम. बहुत बार पेशेंट जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन है, बहुत दिनों से जिनको हाइपरटेंशन है, उनके हार्ट में हाइपरट्रॉपी हो जाती है और स्टीफ हो जाते हैं मायोकार्डियम, जिससे पेशेंट डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग में लैंड होता है एंड डायस्टोलिक फेल्यूर पेशेंट को हो सकता है. ये हमने देख लिया था अभी थोड़े टाइम पहले. ड्रग यूज इन हार्ट फेल्यूर हमने देखा था डिजिटालिस. एक नया ड्रग मॉलिक्यूल है बाइपायराडिन, इसको हम लोग एक नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे. डोब्यूटामाइन,
ड्रग्स विदाउट पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट यूज इन अ हार्ट फेलियर। ये ऊपर वाले जो ड्रग है ये पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स है, मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाते हैं। बाइपायरिडीन्स हम लोग लेंगे एक 5 मिनट के लिए नेक्स्ट टाइम पे। इसमें आइनोट्रोपिक इफेक्ट है और इनमें आइनोट्रोपिक इफेक्ट नहीं है, ये सिर्फ हार्ट का काम कम कर रहे हैं, ये इजी फ्लो, ब्लड को इजीली फ्लो होने दे रहे हैं एंड वॉल्यूम को कम कर रहे हैं। कार्डियक ग्लाइकोसाइड हो गया था, ये हाउ इट वर्क्स, ये भी हाँ, ये जो बता रहा था ना मैं कि हाउ इट वर्क्स, ये कैसे इंट्रासेलुलर, ये क्या करता है पता है क्या डिजिटालिस? ये जो पंप है ना, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है, ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को ये डिगॉक्सिन, देखो इधर वाले स्लाइड में ये ब्लॉक कर दिया। ये ब्लॉक होने के कारण ना सोडियम बाहर निकल रहा ना पोटेशियम अंदर जा रहा है, तो उसके कारण सोडियम अंदर रहने के कारण इंटरनल कैल्शियम भी, इंट्रासेलुलर कैल्शियम भी अंदर रह जाता है। तो इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम के कारण, कार्डियक मायोसाइट्स में कैल्शियम ज्यादा होने के कारण इट वर्क्स बाय इंक्रीजिंग द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। देखो इसमें लिखा है increase amount of calcium leads to increase contractility and decrease the heart rate। ये छोटा सा ब्रैकेट है बट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है डिगॉक्सिन में लिखने के लिए। इट इंक्रीज अमाउंट ऑफ कैल्शियम leads to increase contractility and decrease the heart rate। Second, इधर positive inotropic action increases the force of contraction। ये आइनोट्रोपिक एक्शन एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है डिगॉक्सिन में, आपको लिखना ही है। निगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका निगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन डिमांड कम लगती है। डिक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, इसीलिए पेशेंट को लैनॉक्सिन, डिकॉक्सिन की दवाइयाँ बहुत बार 0.5 mg 0.25 mg के डोजेस में देते हैं। बाकी अदर एक्शन है यहाँ पढ़ सकते हो। ब्लड वेसल्स में कैसा काम करेगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर करेगा। किडनी में क्या काम करेगा, डायूरेसिस करेगा, मतलब पेशेंट को बहुत बार डायूरेटिक भी देने की जरूरत नहीं है। डिजिटालिस इटसेल्फ एक्ट एज अ डायूरेसिस, पेशेंट का यूरिनेशन बढ़ाएगा, यूरिनेशन बढ़ेगा तो फ्लूइड ओवरलोड कम होगा। इट हायर डोजेस कॉजेस डिगॉक्सिन एक्ट ऑन अ सीटीजेड, कीमो रिसेप्टर जोन जो होता है ब्रेन में, उसमें भी एक्ट करता है। It absorb orally, absorption varies from 0 to nearly 100%, distributed widely to the tissue। Pharmacokinetics में आपको लिखना है ये, including the central nervous system। Digoxin is not extensively metabolized in the human, half life 36 to 40 hours। Adverse effect इस, हाँ ये पूछते हैं MCQ में। Toxicity of the digitalis is high, margin of the safety is low। जो therapeutic index है इसका 1.5 to 3, तो दिस ड्रग मॉलिक्यूल कम इन अ लो थेरापेटिक इंडेक्स। दवाई का थेरापेटिक इंडेक्स जितना कम होगा उतनी उसकी टॉक्सिसिटी ज्यादा रहेगी। तो लो थेरापेटिक इंडेक्स का ड्रग का आपको वाइवा में पूछते हैं ये लो थेरापेटिक इंडेक्स के ड्रग कौन सा है, तो डिजिटालिस। लो थेरापेटिक इंडेक्स का मतलब ये होता है कि थेरापेटिक इंडेक्स जितना कम उतने साइड इफेक्ट ज्यादा, मतलब वो दवाई सिर्फ इतने डोज में काम करेगी, 3 के ऊपर गई। अगर ये 1.5 to 10 होता तो बड़ा होता, या 15 होता या 20 होता, बट ये 3 मतलब थोड़ा सा भी डोज ज्यादा हो गया तो उसको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। एंटीडोट फॉर ओवरडोज ऑफ डिगॉक्सिन, डिगॉक्सिन इम्यून टैब और डिगॉक्सिन स्पेसिफिक एंटीबॉडी कैन बी गिवन। एडवर्स इफेक्ट एक्स्ट्रा कार्डियक, एनोरेक्सिया, नोशिया, वोमिटिंग, ये आप पढ़ सकते हो। फटीग, मलेज, हेडेक, स्किन रैशेस, गायनेकोमेस्टिया आर रेयर। एडवर्स इफेक्ट द सेम, टैकियारिथमिया पेशेंट को हो सकता है, वेंट्रिकुलर अरिथमिया। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ अरिथमिया कैन बी प्रोड्यूस बाय डिजिटालिस। क्या लिखा है, एवरी टाइप ऑफ अरिथमिया, इसीलिए ये यूज नहीं होता क्योंकि इट कैन कॉज एनी टाइप ऑफ अरिथमिया, पेशेंट कैन डाई। तो टैकियारिथमिया हो गया कॉज बाय क्रॉनिक यूज ऑफ डिजिटालिस एंड डायूरेटिक्स, पेशेंट को KCL देना है, दिस ट्रीटमेंट शुड बी गिवन। वेंट्रिकुलर अरिथमिया हो गया तो लाइडोकेन शुड बी गिवन। सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमिया है तो प्रोपेनोलॉल शुड बी गिवन। AV ब्लॉक या ब्रेडिकार्डिया हुआ तो एट्रोपिन देना। तो ये आप एक चार्ट आपकी बुक में लिख के रख दो कि अगर साइड इफेक्ट हुआ, एडवर्स इफेक्ट हुआ डिजिटालिस का तो क्या क्या देना है। ओके, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड दो ही यूज है, एक तो हार्ट फेलियर में या अरिथमिया में। तो पूछा है इसके यूज हार्ट फेलियर एंड कार्डियक अरिथमिया कौन से, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर,
एंड सुप्रा, देखो इसमें भी सारे के सारे ऊपर है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फ्लटर है तो नहीं देना, वो और बिगाड़ देगा, पेशेंट डाई सडनली। जो भी ऊपर वाले एट्रियम का कुछ भी प्रॉब्लम हो, एट्रियम फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर एंड पैरोक्सिस्मल वेंट्रिकुलर, पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। करंट स्टेटस ऑफ डिजिटालिस, एक ही मिनट बाकी है। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द हाई सीलिंग डायोरेटिक, एस इनहिबिटर और बीटा ब्लॉकर, जब ये नहीं आए थे, डायोरेटिक्स, एस इनहिबिटर और बीटा ब्लॉकर नहीं आए थे, तब डिजिटालिस वाज कंसीडर एज अ इंडिस्पेंसेबल पार्ट, मतलब वो बहुत यूज होता था, बट इट इज नॉट सो नाउ, अभी इतना यूज नहीं होता क्योंकि सब एस इनहिबिटर, डायोरेटिक्स एंड बीटा ब्लॉकर्स को यूज करते हैं। However, Digitalis is still most effective drug capable of relieving symptom of the, but symptoms अगर कम करने हैं, आज मैंने मेरे बहुत सारे पेशेंट को ओल्ड एज में दिया हुआ है and it works very nicely. This restoring cardiac compensation, especially in a patient with a dilated heart and low ejection fraction. उसके डोज में मोस्टली आप लेनॉक्सॉन का टैबलेट आता है 0.25 mg, डिगोक्सिन या लेनॉक्सिन या कार्डियोक्सिन आप दे सकते हो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you. Any question?